तो अभी सबका तो अब ऑनलाइन शुरू हो रहा है, ऑफलाइन बोल रहे हैं। स्कूल ये सब तो शुरू हो गया ना। तो तुम लोग अभी बोकारो में ही हो कि अपने अपने घर? घर पे हैं सर। सब कोई? सुदीप? वो सर बोकारो में है। बोकारो में। अच्छा, ठीक है। तो देखो कहीं नेक्स्ट वीक से तुम लोग का भी ऑफलाइन शुरू होगा। स्कूल तो शुरू हो गया होगा शायद। यस सर। सर मंडे से हो रहा है। अच्छा, ठीक है। देखो क्या होता है। फिर तो लोग बोल रहे हैं तीसरा वेव भी। देखते हैं जैसा होगा। तो अभी तक जो कुछ भी पढ़ा ईएमआई में उसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। हम्म। नहीं है या पढ़ ही नहीं रहे हो? देखो फिजिक्स में ये चीज सबके साथ दिक्कत होता है, बीच में छोड़ते हैं लोग, उसके बाद समझ ही नहीं आता है। और नहीं आता है तो फिर छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो स्कोप मत रखना, ठीक है। और अभी तक अगर किए भी हो तो ईएमआई के बाद एसी है, एसी में अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसका थोड़ा बहुत यूज है, ठीक है। इंडक्टर क्या होता है उन सब चीज का, तो उसे ध्यान में रखना है। और एसी में ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है तो समझ में आ जाएगा। ईएमडब्ल्यू है उसके बाद, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो पूरा थ्योरेटिकल ही है। उसके बाद है मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में अलग ही कहानी चलेगा। तो वो सब चीजें भी नहीं छोड़नी है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स जो है, चलो वो जब शुरू करेंगे तब बोलेंगे कि उससे कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और फिर कितना इजी है, वो सब चीज हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल देखते हैं ईएमआई। तो ईएमआई में हम लोगों ने वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में चर्चा किया था और देखा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन में टाइम के साथ साथ चेंज होता है तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो होता ही है, साथ में वो नेचर में कंजर्वेटिव नहीं होता है, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है, यानी कि वो क्लोज लूप फॉर्म कर सकता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को हम वेरी करते हैं टाइम के साथ, तो आर दूरी पे, यानी कि एक्सिस से आर दूरी पे कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, तो वो सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस करा था। नेक्स्ट जो है उसी से रिलेटेड है एडी करंट, ठीक है। एक टाइप का करंट है जिसे हम लोग बोल रहे हैं एडी करंट। ये करंट कैसा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनटू द प्लेन है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है और हम बोल रहे हैं कि ये कांस्टेंट नहीं है बल्कि टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है। लेट्स से कि इंक्रीजिंग है, ठीक है, वेरी कर रहा है। हम मान लिए कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग भी हो सकता था। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस रीजन में एक ऐसा मेटल का सीट रख देते हैं, ठीक है। ये क्या है? मेटल सीट है, यानी कंडक्टिंग सीट है, ठीक है। हम मेटल सीट इसमें हम रख दिए। मेटल सीट यानी कि कंडक्टिंग है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब ध्यान से अगर हम देखें तो हमें ये दिखेगा कि इस बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इस पॉइंट को एक्सिस मान लें तो यहाँ पे ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एक्सिस मान ले तो यहाँ पे ऐसा होगा, इधर हम मान ले तो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिख रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होगा? तो ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के वेरी करने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक, यहाँ भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा नहीं है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ मेटल शीट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ मेटल के अंदर हमने देखा कि इसमें मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इसी पाथ में फ्लो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उससे हमें दिख रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता होगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दिख रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करना शुरू कर देंगे। यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स रिवॉल्विंग opposite direction of induced electric फील्ड। ठीक है, ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि चार्ज मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग करंट कहते हैं। यानी कि यहाँ से हमें दिख रहा है दिस विल प्रोड्यूस अ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, ये जो हमें करंट दिख रहा है इसे ही हम लोग नाम देते हैं एडी करंट। ठीक है, या फिर जो साइंटिस्ट ने इसका खोजा था उनके नाम पे है फौकल्ट्स करंट। ठीक है, ये हम लोग इसका नाम देते हैं। बाकी आज तक जो करंट हम लोगों ने पढ़ा है और इस करंट में अंतर क्या है, तो अंतर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मेटल के अंदर में ही बहुत सारे सर्कुलर पाथ में ये सब इलेक्ट्रॉन्स घूम के करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें एक लूप मिला उस लूप में करंट मूव कर रहा है, बल्कि किस में मूव कर रहा है, तो इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अलग अलग हो सकता है कंसेंट्रिक सर्कल्स बना रहे हैं, अलग अलग उसके सेंटर्स हों और ऐसे हमें मूव करता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे करंट्स को हम लोग बोलते हैं कि इट इज एडी करंट जनरेटेड इन अ मेटल शीट्स। ठीक है, ये जो शीट होते हैं मेटल शीट इसमें जनरेट होता है अगर हम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखे हो। क्लियर है? अब इस करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है इस शीट के पास कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि दिस विल करंट कैन हीट अप द शीट। शीट को क्या ये हीट कर देगा? हम लोग यस सर। बोल सकते हैं कि करंट अगर पास कर रहा है शीट के पास रेजिस्टेंस है तो उसके पास हीट हो जाएगा। यानी कि हम थर्मल हीट की बात कर रहे हैं। हीट कौन सा है? हीटिंग, यानी कि जो हम लोग करंट फ्लो करता है रेजिस्टेंस से तो हीट होता है। ठीक है, तो अगर ये हीट होता है तो जो हम लोग इलेक्ट्रिकल फर्नेस यूज करते हैं आजकल, ये इंडक्शन आता है चूल्हा, इंडक्शन चूल्हा आता है जिसे हम बिजली लगाते हैं और उस पे चाय वाय बना लेते हैं। तो इंडक्शन चूल्हा जो होता है इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अंदर मेटल शीट लगा होता है, मैग्नेटिक करंट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड उसमें जनरेट होता है और उस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस शीट में करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यानी कि जब हम उस हीटिंग की वजह से फिर जो भी चीज हम लोग रखे होते हैं वो हीट होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो हम लोग इंडक्शन चूल्हा पे जो बर्तन रखते हैं उसका फ्लैट सरफेस रखते हैं ताकि उसी मैग्नेटिक फील्ड उससे हमें दिखे। दूसरा चीज कि इससे जो हीटिंग होता है वो अंदर सीट के पास होता है, इसीलिए जो हम लोग इंडक्शन के ऊपर जो बर्तन रखते हैं वो ज्यादा जल्दी हमें हीट, यानी कि ऊपर तक हीट नहीं मिलता है, नीचे ही हीट होके पूरा जो भी लिक्विड जो भी कुछ रखे होते हैं उसे हीटेड कर देता है।
खैर वो अलग चीज हो गया। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि अगर ऐसा हीट है तो इसे हम लोग इंडक्शन फर्नेस में या इंडक्शन चूल्हा जो हम लोग यूज करते हैं उसमें यूज कर लेते हैं। ऑल्सो अगर हम लोग ये चीज देखें कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसमें अगर हम एक लूप रखे हुए हैं और इसे इधर की तरफ खींच रहे हैं किसी स्पीड v से, ठीक है, ये जो है लूप है, ये सीट नहीं है। तो हमें क्या मिलेगा कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ जा रहा है तो इसमें एक करंट ऐसा हमें मिलेगा, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि एक करंट है, तो इस वाले हम ए बी पाथ पे, ए बी जो हमारा ये लेंथ दिख रहा है उस पे अगर हम देखेंगे तो आई क्रॉस बी से इधर की तरफ एक फोर्स भी लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, जिसे हम लोग आई एल बी कह सकते हैं, ठीक है। और ये चीज दिख रहा है कि दिस फोर्स विल अपोज द मोशन, यानी कि ये जो है मोशन को अपोज कर रहा है, ठीक है। तो वैसा ही अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा लूप था, लूप बोल रहे हैं, सीट था, उसमें करंट प्रोड्यूस हुआ। अगर हम इसे मूव करेंगे तो करंट ही इस फोर्स लगाएगा और ये मोशन को अपोज करता है, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रेन्स में भी यूज होता है, बुलेट ट्रेन्स जो सर सुने होगे आवाज कट कि रहा है। उसके जो, हेलो, आ रहा है अब? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर किसी लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो करंट है तो उस पे एक फोर्स लग रहा है जो कि मोशन को अपोज कर रहा है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि सीट है अगर किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में और उसमें अगर हम उसे मूव करेंगे तो जो एडी करंट प्रोड्यूस हुआ है वो भी मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। तो यस सर। अगर अपोज करेगा तो इसे हम लोग ट्रेन्स के ब्रेकिंग सिस्टम में यूज करते हैं। सिस्टम ऑफ, सुने होगे कि बुलेट ट्रेन्स जो चलते हैं जापान में उनमें जो है चक्का में मैग्नेट लगा होता है, ठीक है। तो यही चीज होता है, उनका जो करंट होता है वो चक्के में से ही जाता है और सीट टाइप का होता है, तो उसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ ट्रेन्स जो लगा होता है उसमें होता है। और दूसरा हीटिंग हो रहा है तो इंडक्शन फर्नेस की तरह यूज कर लेते हैं, और भी बहुत जगह पे यूज है। ये दो बेसिक यूजेस है, ठीक है। एनसीईआरटी में इसका थ्योरी और भी दे रखा है, उसे एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, रीड एनसीईआरटी, ठीक है। एडी करंट एक टॉपिक ही दे रखा होगा, उसे पढ़ लेना है, उसमें यूजेज और क्या क्या है वो सब दे रखा है। नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये कुछ ऐसा चीज के बारे में बताएगा कि खुद में ही कुछ इंडक्शन हो रहा हो, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि खुद में इंडक्शन होना, यही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस चीज तो है ही, अगर हम मान लेते हैं कि किसी तरीके से अगर ये वायर है, इसमें हम करंट ऐसे बहा रहे हैं, ठीक है, लेट से करंट बहा रहे हैं, करंट चेंजिंग हो वो भी हम मान लेंगे। तो खैर करंट हम फिलहाल बोल रहे हैं कि इसमें आई बह रहा है। तो हम क्या देखेंगे कि इस वायर के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा तो हम डायरेक्शन इससे बता सकते हैं कि इस साइड से ये ऐसा निकलता हुआ दिख रहा है और इस साइड से ऐसा अंदर जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि ये ऐसा हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। डायरेक्शन में किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है। ये जो हम बोल रहे हैं कि डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड का, यानी करंट कैरिंग अगर वायर होता है तो हम लोग जानते हैं कि उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल हम लोग यूज करते हैं।
राइट हैंड का थंब करंट के अलोंग और जो हम फिंगर्स कर्ल करेंगे उसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हमें दिख रहा है इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है और उसके नीचे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन जा रहा है। लेकिन हम लोग रियल लाइफ में ये भी देखे हैं कि अगर हम इस वायर को ले जाएं तो यहाँ पे ये ऐसा घुमा के फिर ऐसे भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है। तो इसमें अगर करंट ऐसा बह रहा है आई तो हम देखेंगे कि इसके ऊपर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो है आउट ऑफ द प्लेन ही दिख रहा है। नीचे अगर होता तो इनटू द प्लेन दिखता है। तो खैर हमें यहाँ पे ऊपर से मतलब है तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है। इसमें करंट ऐसा आई बह रहा है, चलो बढ़िया है। अगर ये आई जो है वेरिएबल रहा, ठीक है, वेरिएबल है, लेट से कि ये इंक्रीजिंग है, ठीक है, यानी कि करंट बढ़ रहा है, या फिर हो सकता था कहते कि यहाँ स्विच है हम इसे क्लोज किए तब भी बोल सकते थे कि करंट बहा, और करंट बहा जो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर हमें दिखा कि करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड ये भी क्या होगा, वेरिएबल ही रहेगा, यानी कि चेंज होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा तो हमें एक लूप यहाँ दिख रहा है, इस लूप से फ्लक्स भी चेंज होगा, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट हम बोल सकते हैं फ्लक्स दैट इज इक्वल टू बी इनटू ए, ये भी क्या होगा, चेंजिंग होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है। एरिया भले ही फिक्स है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है तो फ्लक्स चेंजिंग है, और फ्लक्स चेंजिंग है तो ईएमएफ होगा, ईएमएफ हमें मिलेगा। और वो ईएमएफ जो है इस करंट इंक्रीजिंग करंट को अपोज करना चाहेगा तो हमें दिखेगा कि इस लूप में ऐसा एक ईएमएफ जनरेट होगा और इसके कारण करंट अपोजिट है। तो दिख रहा है यहाँ पे कि अगर हम एक वायर था उसमें एक गोला बना दिए तो उसमें खुद में एक इंडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है। इसी चीज को बोलते हैं कि खुद में करंट के चेंज होने की वजह से खुद में इंडक्शन हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसका नाम देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। यहाँ दिख रहा है कि उसी वायर में करंट चेंज हुआ और उसी में ही ईएमएफ भी जनरेट हुआ, तो इसीलिए इसका नाम हम लोग दे देते हैं कि ये जो और कुछ नहीं बल्कि सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर और कॉइल by which it opposes change in current in itself, खुद में ही जो चेंज कर रहा हो is called self inductance, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पे दिख रहा है अगर नंबर ऑफ लूप्स को बढ़ा देंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ भी बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतना ही ज्यादा हमारा करंट भी होगा। दिख रहा है अगर फ्लक्स चेंज करेंगे तो करंट भी क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ से हम लोग बोलते हैं कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। प्रोपोर्शनल है तो एक कांस्टेंट आता है उसे हम लोग बोलते हैं एल, ठीक है। यार एल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। होता क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है, लेकिन चूंकि एक ही चीज सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ना है हमें तो हम लोग ये बोल देते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस अगर कहेंगे तो ये समझना है कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, एल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम फ्लक्स को बोल सकते हैं एल आई,
ठीक है, यानी कि जो हम मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू ए लिखते थे, एल आई भी लिख सकते हैं करंट के फॉर्म में सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से। तो हम लोग जानते हैं कि सिंस ईएमएफ जो होता है वो डी फाई बाई डी टी होता है, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा, तो एल कांस्टेंट होता है, ये कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करेगा, तो एल डी आई बाई डी टी। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन के लिए हम लेंस लॉ लगा सकते हैं। ये जो है इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कंडक्टर, उस चीज पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन शेप या साइज ऑफ इंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहलाएगा, और इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मटेरियल क्या होगा यहाँ पे, इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर क्या कहलाता है अभी कुछ देर में समझेंगे। तो जो इंडक्टर है उसके शेप साइज पे ही डिपेंड करता है, इसके शेप और साइज क्या है उसी चीज पे डिपेंड करेगा, इससे कितना करंट जा रहा है इन सबसे डिपेंड नहीं करता है। इतना बात क्लियर है? यस सर। बोलो। ठीक है, तो ये था सेल्फ इंडक्टेंस। तो हमें पूछा जाता है सोलेनोइड का, तो उससे निकाल लेते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, सोलेनोइड भी वही कॉइल था जिसमें हम लोग देखे कि एक की जगह बहुत सारे कॉइल हम लोग लगा के रखते हैं। जैसे अगर हम बोले, जैसे हम बोल सकते हैं कि ऐसा बहुत सारे टर्न्स इसमें रहते हैं। ठीक है, इसमें से हो सकता है करंट इधर जाए इधर से बाहर आए, तो इसमें करंट हमें ऐसा मिलेगा। अगर ये करंट वेरिंग होगा तो हमें दिख रहा है कि इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी वेरिंग होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बोलें कि आई जो है इंक्रीजिंग है, तो दिस इंप्लाइज दैट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखते हैं हम लोग, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, दो चीज यूज करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यूज करते हैं। ठीक है, और स्मॉल एन क्या होता है, एन बाई लेंथ होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ से दिख रहा है कि अगर करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा, यानी कि फ्लक्स जो होगा ये भी चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो हम बोलेंगे कि ईएमएफ जो होगा ये नॉन जीरो, यानी कि हमें कुछ वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ईएमएफ भी हमें इसमें कुछ मिलेगा जो कि इससे अपोज कर रहा होगा। खैर, यहाँ पे हम फ्लक्स की ही बात करेंगे। तो करंट हम यहाँ पे माने हैं कि वेरिएबल है, ये जो है क्रॉस सेक्शनल है, इसका एरिया जो हम बोल रहे हैं एरिया है, हम ले रहे हैं ए है, तो हम यहाँ से हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि सिंस मैग्नेटिक फील्ड जो है म्यू नॉट एन आई होता है, इम्प्लाइज दैट फ्लक्स हम लिख सकते हैं क्या कि बी इंटू ए, दोनों आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो मैग्नीट्यूड हम ऐसे ही लिख रहे हैं। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स म्यू नॉट एन आई इंटू ए। ये जो है फ्लक्स इन वन लूप आएगा, ये चीज हमेशा याद रखना है, एक लूप है उस लूप से ये फ्लक्स है। तो टोटल फ्लक्स अगर हम बात करें, टोटल फ्लक्स की बात करें, फाई टी हम बोल दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, तो एन इंटू हम इसमें मल्टीपल कर सकते हैं एन आई एस। ठीक है, अब इस कैपिटल एन को स्मॉल एन के टर्म में रखें, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है एन इंटू एल होगा, तो इसे हम इसे लिख सकते हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल इंटू आई, सिंस एन इजकल टू एन इंटू एल होगा। ठीक है, अगर इसका लेंथ जो है एल है तो, या कैपिटल एन की टर्म में लिखना चाहते तब भी लिख सकते थे। खैर, हम लोग जानते हैं कि ऑल्सो
कि अभी हम फाई पढ़े कि ये एल आई होता है। तो अगर हम इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, ठीक है, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, हमें क्या दिखेगा कि L का वैल्यू दिखेगा वो है म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू एल। एल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, तो कभी कभी वॉल्यूम के टर्म्स में लिखा रहेगा, कैपिटल एन की टर्म में लिखेंगे तो एन स्क्वायर ए बाई एल आएगा। तो ये चीज आता है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ ध्यान से दिख रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस, तो ये हमें कंस्ट्रक्शन यानी कि एन ए एल डिपेंड्स ऑन एन ए एल, यानी कि डायमेंशन हम लिख दे रहे हैं, एंड म्यू नॉट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है मीडियम। इनसाइड सोलेनोइड, ठीक है। अगर वहां पे हम एयर की जगह कोई सॉफ्ट आयरन कोर रख दें तो उसका हमें म्यू यूज करना पड़ेगा, उसका परमिएबिलिटी यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए म्यू नॉट जो है यहाँ पे एयर के लिए हम लोगों ने लिखा है। अगर उसके अंदर कोई और मीडियम रहा तो म्यू नॉट की जगह हम म्यू यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गया कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड क्या है, ठीक है। तो एल का फॉर्मूला यहाँ ध्यान रखना है कि स्मॉल एन की टर्म में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। कभी कभी क्वेश्चन दे देगा कि हमारे पास एक सोलेनोइड है, उसे हम आधे से कट कर दिए, ठीक है, बीच से कट कर दिए, तो उस केस में हमें क्या दिखेगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन चेंज हो रहा है लेकिन स्मॉल एन कांस्टेंट है। तो उस केस में हम देखेंगे कि फर्स्ट वाला हमारा ज्यादा इफेक्टिव होगा एल फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमने कट करा है तो स्मॉल एन फिक्स है, ए फिक्स है, म्यू नॉट फिक्स है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। कभी कभी होगा कि हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए सेकेंड वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है। एंड ईएमएफ अगर लिखना हो तो हम एल डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं। करंट जिस रेट से चेंज हो रहा होगा उस हिसाब से हम एल यूज कर सकते हैं। एक चीज और, व्हेन solenoid is used in conductor, used in circuit, sorry, ठीक है। किसी सर्किट में अगर हम सोलेनोइड यूज करते हैं तो इट इज कॉल्ड इंडक्टर, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे कि वो इंडक्टर है। और इंडक्टर है, जैसा कि हम लोग रेजिस्टेंस पढ़े, कैपेसिटर पढ़े, वैसा ही एक टर्म इंडक्टर है, नहीं कि इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसा, ठीक है। ये हमारे इंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस एल होगा। जैसा रेजिस्टेंस आर लिखते थे, कैपेसिटर सी लिखते थे, वैसा यहाँ पे इसका इंडक्टेंस एल लिखेंगे। रेजिस्टेंस रो एल बाई ए आया था, वो भी मटेरियल पे उसके शेप एंड साइज पे डिपेंड करता था, वैसा ही एल जो है वो भी उसी चीज पे डिपेंड करता है। इतना बात में किसी कोई दिक्कत? अगर देखोगे ध्यान से तो जब से हम लोग मैग्नेटिज्म शुरू किए हैं तब से लेकर एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक एक चीज ऐड करते जा रहे हैं उसमें, ठीक है। तो ये एक खास बात होता है फिजिक्स का, अगर इस चीज को तुम से थोड़ा सा ध्यान दे दो तो बहुत ही इजी लगने लगता है, हमें कहानी की तरह समझ में आएगा और याद रहेगा, क्योंकि लिंक्ड है। वही बीच में हम छोड़ देते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इतना चीज हमें समझ में आया कि अगर हम इंडक्टर को किसी सर्किट में यूज कर रहे हैं, उस सर्किट में अगर करंट वेरिएबल है, चेंजिंग है, चेंज हो रहा है, तो वो सेल्फ इंडक्टेंस
उसमें एक जनरेट होगा, यानी कि एक ईएमएफ जनरेट होगा जो उस चेंजिंग करंट को अपोज कर रहा होगा, जिसे हम बोल रहे हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस है। उस सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोग एल से फाइंड कर लिखते हैं, और अगर इसे सर्किट में यूज करेंगे तो हम लोग बोलते हैं कि इट इज कॉल्ड इंडक्टर। ठीक है, अब अगर इस इंडक्टर को सर्किट में यूज करना ही है तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा वो चीज हम फाइंड कर लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर को अगर हम सर्किट में यूज करेंगे तो कितना एनर्जी इसमें स्टोर्ड होगा, कैसे देखेंगे? तो हम लोग ये जानते हैं, ये पहले से करंट में पढ़ रखे हैं कि अगर हमारे पास कोई एक बैटरी है, ये हम बोल रहे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, और इसमें करंट आई ऐसा बह रहा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे कि एनर्जी, करंट का डायरेक्शन देख के एनर्जी इज सप्लाइड टू द बैटरी। ठीक है, बैटरी या सेल को एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, और वो एनर्जी कितना होगा? तो एनर्जी हम लोग क्या लिखते हैं, बोलो? Q इंटू वी, कितना चार्ज पास किया होगा, यानी किसी चीज को हम लोग पावर के टर्म में लिख लेते हैं I इंटू वी, एनर्जी बाई टाइम होता है, तो हम लोग ऐसा लिख लेते हैं कितना चार्ज हुआ, चार्ज पर यूनिट टाइम को करंट बोलते हैं। तो आई के टर्म में लिखते हैं तो पावर बोलते हैं, एनर्जी के टर्म में लिखते हैं तो क्यू। ठीक है, ये चीज हम लोग पहले से जानते हैं। अब इंडक्टर की बात करें तो फॉर इंडक्टर, इंडक्टर की बात करते हैं तो हमें क्या दिखता है कि अगर ये एक इंडक्टर है, ये एल लेंथ है, इसमें से करंट हम पास कर दिए आई, जो हम करें कि वेरिएबल है यानी कि इंक्रीजिंग है। तो ये जो हमारा इंडक्टर है, इसके अक्रॉस में हमें एक पोटेंशियल जो है मिलेगा, जो कि इसको अपोज कर रहा होगा बढ़ते हुए करंट को, यानी कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसा। ठीक है, प्लस माइनस सी ईएमएफ ई होगा, और ये ई कितना होगा, तो एल डी आई बाई डी टी होगा, यानी कि ये जो है इंक्रीजिंग करंट को जो बढ़ रहा था इसे अपोज कर रहा है। अपोज करने के लिए इसमें एक ईएमएफ जनरेट हुआ जिसे हम बोल रहे हैं एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पावर सप्लाइड कितना होगा, तो पावर सप्लाइड हम बोल सकते हैं कि आई इंटू ई होगा, जिसे हम लिख सकते हैं एल आई डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू डी टी होता है। तो पावर इंटू डी टी करेंगे तो एल आई डी आई हो जाएगा ये, और इंटीग्रेट कर देंगे। करंट जो है जीरो से मान लेते हैं कि कुछ आई वैल्यू तक बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, तो कहीं से कहीं दे सकता है। तो ये स्टेप याद रखना है कि अगर बीच में पूछता है तो, नहीं तो हम बोल रहे हैं कि जीरो से आई तक बढ़ रहा है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो एनर्जी होगा वो मैग्नेटिक एनर्जी इसमें जो स्टोर्ड होगा वो एल स्क्वायर बाई टू लिमिट पुट करने के बाद ही होगा। ये जो एनर्जी होगा ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा, तो हम बोलेंगे कि एल आई स्क्वायर बाई। ठीक है, यानी कि हाफ एल आई स्क्वायर। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो ये हमें सेम दिखेगा कि कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी हाफ सीवी स्क्वायर होता था, वैसा ही यहाँ पे आ रहा है हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, ये है एनर्जी। तो हमें अगर बोला जाए कि एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी को हम लोग यू स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू बाई वॉल्यूम लिखते हैं। ठीक है, याद हो तो हम यू इलेक्ट्रिकल अगर लिखते थे तो हम लोग लिखते थे हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, लिखते थे क्या, याद है? यस सर। ठीक है,
तो वैसे ही हम यहाँ पे मैग्नेटिक अगर लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं हाफ हाफ रहेगा, बी स्क्वायर रहेगा। और हम लोग देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में जो रिलेशन आ रहा है वो इनवर्स का आ रहा है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ठीक है, हम ऊपर से भी डिराइव कर सकते थे लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, डेरिवेशन हम उल्टा करेंगे। ठीक है, कैसे कि अगर हम सोलेनोइड के लिए बात करते हैं, फॉर सोलेनोइड, तो सोलेनोइड के लिए अगर हम देखें तो बी जो आता है ये म्यू नॉट एन आई आता है। ठीक है, तो टोटल नंबर के टर्म्स में म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की टर्म में। तो यहाँ से ये लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। तो हाफ बी स्क्वायर बाई अगर म्यू नॉट हम रखें तो ऐसा हम लिख सकते हैं 1/2 म्यू नॉट एन आई का स्क्वायर बाई म्यू नॉट इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, एल को नीचे कर लिए हैं तो इससे हम स्क्वायर का हटाए तो म्यू नॉट कट जाएगा, हाफ म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर आई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो यूएम इंटू वॉल्यूम कर सकते हैं। वॉल्यूम जो होगा ए इंटू एल होता है, तो हम इसे हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू ए एल लिख सकते हैं। ए एल लिखे तो एक एल से एक एल कट गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो तो ये हमें दिख रहा है हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल इंटू यहाँ पे आई स्क्वायर। ये वाला टर्म क्या अभी हम लोग एल का जो फॉर्मूला फाइंड किए थे सेल्फ इंडक्टेंस का वही आ रहा है, यानी कि यू इक्वल टू हम बोल रहे हैं हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, तो हम ऐसा उल्टा जाके ये वाला चीज प्रूफ कर सकते थे कि हाँ भाई जो एनर्जी डेंसिटी आएगा वो इतना आएगा, या फिर हम उल्टा कर रहे हैं यानी कि एनर्जी डेंसिटी से पोटेंशियल एनर्जी निकाले हैं तो भी बात बराबर ही। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि हाँ भाई एनर्जी जो होगा हाफ एल आई स्क्वायर होगा। ये कैसा एनर्जी है, तो मैग्नेटिक एनर्जी है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी स्टोर्ड है, इसलिए हम इसे मैग्नेटिक एनर्जी बोल रहे हैं इंडक्टर के अंदर। फिर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक वॉल्यूम के अंदर की अगर हम बात करें कितने वॉल्यूम में कितना एनर्जी है, तो उसे हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। और वो एनर्जी डेंसिटी हमें मिल रहा है कि हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला टाइप का है, यानी कि हाँ वहां पे एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर आता था, यहाँ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ठीक है, अगर कोई इंडक्टर हमारे पास एक्टिव है, ठीक है, तो एक्टिव इंडक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर जगह ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा दिखे तो ये समझ जाना है कि एक्टिव इंडक्टर है। ठीक है, ये एक्टिव इंडक्टर है यानी कि इसके पास पहले से एनर्जी है। ये आई नॉट ऐसा दिया रहेगा या फिर यहाँ पे डॉट दिया रहेगा, यानी कि कहना ये चाहता है कि ये जो एनर्जी है इसमें स्टोर्ड है, अगर हम यूज करेंगे तो ये वाला जो वाला दिख रहा है कि दिस एंड नॉर्थ पोल। ठीक है, दिस एंड को हम लोग नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, खैर अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें, यानी कि अगर हम इंडक्टर को सर्किट में यूज करते ना चाहते हैं, ठीक है, इंडक्टर को अगर हम सर्किट में यूज करना चाहते हैं तो कैसे यूज कर सकते हैं। पहला केस, ये हमारा इंडक्टर दे रखा है, किसी सर्किट में लगा हुआ है और इससे करंट जो आई बह रहा है, कह रहा है कि कांस्टेंट करंट बह रहा है।
ठीक है, कांस्टेंट करंट बह रहा है तो हम इस केस में ईएमएफ क्या बोल सकते हैं बताओ? एल डी आई बाई डी टी होता है, करंट कांस्टेंट है तो ये जीरो होगा। यस सर। ठीक है, तो हम इससे दिख रहा है कि अगर हम किसी भी सर्किट में यूज करें हैं और इसमें कांस्टेंट करंट है तो ये किसी काम का नहीं है, बस एक वायर, कनेक्टिंग वायर जैसा ही दिख रहा है। अगर ये एंड ए है, ये एंड बी है, तो हम इसे ऐसे शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से करंट जो है आई बह रहा था, आई बहता रहेगा। ठीक है, यानी कि जो है हमें एक वायर जैसा बिहेव हो रहा है। अगर इसके पास रेजिस्टेंस होता आर तो हम यहाँ रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि बिहेव्स एज अ वायर। ठीक है, वायर की तरह रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा, बस कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? यस सर। सेकेंड केस, हो सकता है कि हमारा ये इंडक्टर लगा हुआ है सर्किट में और इससे करंट जो बह रहा है वो इंक्रीजिंग टेंडेंसी का हो, बढ़ रहा होगा, यानी कि इस इंडक्टर के थ्रू करंट बढ़ रहा है। तो करंट अगर बढ़ रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा होगा, तो इसमें फ्लक्स बढ़ रहा होगा, तो ईएमएफ ऐसा जनरेट होगा कि इस इंक्रीजिंग करंट को अपोज करेगा, घटाने का कोशिश करेगा। ठीक है, यानी कि ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा विल ट्राई टू अपोज दिस इंक्रीजिंग करंट। तो अपोज कैसे कर सकता है? ठीक है, करंट इंक्रीजिंग है तो हमें दिख रहा है कि ईएमएफ होगा और होगा एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, और ये जो है अपोज करेगा, तो अपोज करने के लिए हमें पता है कि ये जो ईएमएफ होगा इस तरीके का होगा कि प्लस इधर माइनस इधर, कि इसके करंट जो है पॉजिटिव से ही निकलेगा। ये अगर करंट आई इंक्रीजिंग हो तो हम लोग इस तरीके का बना सकते हैं और इसका मैग्नीट्यूड एल डी आई बाई डी टी लिखेंगे। क्लियर है? मे बी ऐसा भी सिचुएशन हमें मिल सकता है कि ये इंडक्टर हो और इसमें जो करंट इसी डायरेक्शन में हो लेकिन घट रहा हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में घट रहा है तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो तो मैग्नीट्यूड वाइज एल डी आई बाई डी टी होगा। करंट घट रहा है तो ये निगेटिव में होगा, तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं एल डी आई बाई डी। ये ईएमएफ क्या चाहेगा कि इसमें घटता हुआ करंट को हम बढ़ाएं, तो इसमें ईएमएफ जो होगा इसका सपोर्ट करेगा डिक्रीजिंग करंट का, यानी घटेगा तो ईएमएफ जो हम रिप्लेस करेंगे उसे ऐसे कर सकते हैं एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, ईएमएफ लिख लेंगे, ऐसा साइन बना देंगे और जो भी सर्किट होगा उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर इंडक्टर है तो उसमें करंट कैसा चेंज हो रहा है, उस हिसाब से वो बिहेवियर भी शो कर रहा है। इतना बात में कोई दिक्कत? बोलो। सर सेकेंड वाला पॉइंट एक बार फिर से बता दो, इंक्रीजिंग सेकेंड वाला। पॉइंट में करंट जो है बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसमें ईएमएफ जो भी डेवलप होगा वो कैसा डेवलप होगा कि इस इंक्रीजिंग करंट को अपोज करे। लेंज लॉ यही था कि जो यस भी सर। इंडक्शन होगा वो ऐसा होगा कि जो भी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसी को अपोज करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि करंट इंक्रीजिंग है, उसी की वजह से ये ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो ये ईएमएफ जो है इस इंक्रीजिंग करंट को अपोज करेगा, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल किधर होना चाहिए? इस करंट के अपोज करने के लिए। तो ऐसा ही ईएमएफ डेवलप होगा क्योंकि इसका जो करंट बहेगा अगर सोर्स की तरह तो इस डायरेक्शन में बहेगा। बात समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये चीज है। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं इसी पे बेस्ड, बोल रहा है कि एक इंडक्टर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, करंट इसमें इधर से इधर बह रहा है, इंडक्टेंस सेल है, एंड बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज डी आई बाई डी टी जो है वो है -0.030 एम्पियर पर सेकेंड। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे di/dt को हम माइनस लिखे हैं, डायरेक्शन तो रिप्रेजेंट कर दिए हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट ऑफ चेंज इन करंट, दिख रहा है। और ये निगेटिव है, यानी कि ये जो करंट है समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। डिक्रीज। ठीक है, ठीक है, नहीं करंट क्या हो रहा है, घट रहा है। एल जो है इतना है। अच्छा, एल का यूनिट नहीं बताया ना, यूनिट होता है एच, हेनरी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, हेनरी इसका यूनिट होता है, एच से लिखते हैं हम लोग। तो बोल रहा है फाइंड पहला सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेकंड बोल रहा है कि विच इंड हैव हायर पोटेंशियल, यानी कि ए और बी में से कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा। आ गया, ईएमएफ तो आ गया होगा। क्या लिखना है, यस एल डी आई बाई डी टी, 0.00162 माइनस में 0.54 इंटू 0.03, जो भी आ जाए। ठीक है, यानी कि 3/2 हाथ में 16, जीरो 1.16 -2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यस सर। ठीक है, तो 1.62 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, 0.0 जैसे भी करना। हायर पोटेंशियल पे कौन होगा, करंट अगर बी से ए जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज करना चाहेगा, यानी कि जो हमारा बैटरी होगा ऐसा होगा, होगा। तो हमें दिख रहा है कि हायर पोटेंशियल पे कौन होगा, एंड बी होगा। हायर पोटेंशियल, कोई दिक्कत? नो हाँ सर। ये ना, अगर हम लोग चाहते हैं कि इसे सर्किट में यूज कर रहे हैं तो ये चीज तो हम लोग देख लेंगे, चलो भाई ऐसा होता है तो ये होगा। लेकिन अगर हम सर्किट में यूज करेंगे तो क्या इसमें करंट तुरंत से इंफिनिटी होगा या टाइम लगाएगा, देखते हैं। ग्रोथ ऑफ करंट, जैसे कि हम लोग एनर्जी बोले कि हाफ एल आई स्क्वायर हो, तो करंट जीरो से एक मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगा, इनफिनाइट होगा, क्या होगा, वही चीज के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टर, एनर्जी जो स्टोर्ड होगा कितना हो सकता है, तो करंट कितना बढ़ेगा उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक हमारे पास इंडक्टर है, ठीक है। तो ये हमारा इंडक्टर है, ऐसा हम किसी पोटेंशियल से कनेक्ट कर रखे हैं। और अगर हम यहाँ पे किसी समय इसे बंद कर दें और कुछ समय के बाद अगर हम देखें तो इसमें हमें करंट बहता हुआ दिखेगा, यस सर। और वो करंट तुरंत से मैक्सिमम तो होगा नहीं, करंट धीरे धीरे मैक्सिमम होगा, फंक्शन ऑफ टाइम टी चलेगा ये। ठीक है, तो देखेंगे को करंट कैसे बहता है। यहाँ पे हम फर्स्ट केस ले रहे हैं, फर्स्ट केस ये है कि रेजिस्टेंस इन सर्किट जो है 0 है।
ठीक है, रेजिस्टेंस को हम कंसिडर नहीं करें। ये आइडियल केस है, ऐसा केस हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि हमेशा रेजिस्टेंस में सर्किट में रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा। ये चीज हमें दिख रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो केवीएल लगा सकते हैं। केवीएल लगाएंगे तो दिखेगा कि हमें पोटेंशियल अक्रॉस जो बैटरी है हमेशा पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर के बराबर दिखेगा। तो हम ये लिख सकते हैं V = L di/dt। तो यहाँ से हमें करंट ही देखना था, तो di को लिख सकते हैं V/L dt। इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t, ये 0 से किसी वैल्यू i तक जा रहा है, तो I हमें मिल जाएगा V/L × t। तो हमें दिख रहा है कि इसमें जो करंट ग्रोथ है I का, अगर हम टाइम के साथ साथ देख रहे हैं तो ऐसा कांस्टेंट जा रहा है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ रहा है जिसमें स्लोप जो है वो हमें दे रहा है V/L। क्लियर है? तो ये जो यस सर। केस है आइडियल केस है, इसमें भी करंट टाइम के साथ साथ बढ़ते 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 इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी अगर सर्किट हो उसमें रेजिस्टेंस होता ही है। तो सेकेंड हम लोग देखेंगे ग्रोथ इन RL सर्किट। ठीक है, R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेजिस्टेंस। L क्या रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा एक सर्किट दे दिया है जिसमें हम रेजिस्टेंस को भी कंसीडर कर रहे हैं। इसे हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिए और स्विच लगा दी। ये रेजिस्टेंस R है, इंडक्टर L है, ये हम V बैटरी पोटेंशियल लगाए हैं। अगर हम बोलें कि इसे हम स्विच को क्लोज कर दिए तो हमें इसमें कोई एक करंट I बहता मिलेगा किसी समय पे। यस सर। ठीक है, ये I कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, ये बात तो हम समझ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये करंट बढ़ेगा वैसे वैसे इंडक्टर में जो है अपोजिंग होगा, तो करंट कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो अगर हम इसमें केवीएल यूज कर लेते हैं तो केवीएल में क्या मिलेगा हमें, ध्यान से देखो तो V-IR, यहाँ पे देखेंगे तो ये हायर ये लोअर पे होगा, तो -L di/dt, क्योंकि हम करंट बढ़ता हुआ ही देख रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है, ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ये इक्वेशन हमें मिला। इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से हम दें और ऐसे लिख सकते हैं कि L di/dt जो होगा वो V-IR के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें ये चीज दिख रहा है कि di/V-IR = 1/L dt। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ के बाद अब मैथ ही करना है। हम 0 से किसी समय t के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ करंट जो था पहले 0 था, अब कोई वैल्यू I आ गया है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि ये ln V-IR आएगा डिवाइडेड बाई -R। लिमिट पुट कर देंगे 0 से I और इधर आ जाएगा 1/L × t। ये मिलेगा, बोलो। यस लिमिट सर। पुट करते हैं तो यहाँ पे -R को हम राइट साइड लेके चले जाते हैं। तो यहाँ देखो ध्यान से, तो ln V-IR डिवाइडेड बाई, जब 0 करेंगे तो V मिलेगा इक्वल टू -R/LT मिलेगा। तो हम इस ln को हटाने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं, और तो लिख सकते हैं V-IR/V इक्वल टू e⁻⁻R/L × t। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, एक स्टेप हटा दे क्या, डायरेक्ट लिख रहे हैं I = V/R। ध्यान से देखो 1 -e⁻⁻R/LT हो जाएगा। ठीक है, हम I का वैल्यू निकालना था हमें, इस I का वैल्यू, तो I को हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। सॉल्व किए हैं बस यस और सर। कुछ नहीं। ठीक है, तो ये चीज आ गया I = V/R। अगर ध्यान से देखो तो ये मैक्सिमम करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इंडक्टर हमारा सर्किट में नहीं होता
तो करंट क्या बह रहा होता, V बाई आर। तो यस हमें सर। मैक्सिमम करंट को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसे लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ठीक है, इसे हम लोग ऐसा भी लिख लेते हैं आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टॉ। ठीक है, याद करो ग्रोथ ऑफ कर चार्ज इन कैपेसिटर हम लोग पढ़े थे, ऐसा ही इक्वेशन आया था Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टॉ। ठीक है, तो हम यहाँ टॉ क्या बोल रहे हैं, तो हियर टॉ इज इक्वल टू एल बाई आर। ठीक है, एल बाई आर यानी कि इसका हम लोग नाम बोलते हैं कि इट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। वहां भी हम लोग टाइम कांस्टेंट ही कहते थे, यहाँ भी हम टाइम कांस्टेंट ही कहेंगे। टाइम कांस्टेंट कहने का मतलब ये है कि अगर हम टाइम इतना रख दे टॉ, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट कि इफ t is equal to tau, this implies that कि I is equal to I naught 1 minus e raised to power minus 1 मिलेगा, यानी कि ये हमें कितना मिलेगा 0.63 इंटू आई नॉट। ठीक है, तो ये चीज मिलेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट क्या है, तो ऐसा टाइम है कि करंट कितना ग्रोथ कर रहा है 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। इट इज टाइम इन विच I grows to 63% of मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू का 63% तक बढ़ जाए उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। याद हो तो चार्ज वाले केस में भी यही डिफिनीशन था, याद है, बोलते थे कि अगर मैक्सिमम के 63% ग्रोथ हो जाता है चार्ज, तो हम लोग बोलते हैं कि इट इज टाइम कांस्टेंट। यहाँ भी वही चीज है, और देखोगे इक्वेशन भी सेम तरीके से आ रहा है, क्वेश्चन भी सारे सेम ही मिलेंगे। अगर हम करंट वर्सेस टाइम कर्व बनाते हैं, तो 0 पे 0 था और इन्फिनिटी पे एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, क्योंकि t इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे तो दिख रहा है हमें आई नॉट मिल रहा है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट मिलेगा और ये ऐसे जाएगा। हम लोग देख रहे हैं कि जब t इक्वल टू टॉ है, ठीक है, t इक्वल टू जब टॉ है, तो इस समय जो करंट है वो 0.63 ऑफ आई नॉट है। टॉ क्या बोल रहे हैं, तो एल बाई आर, यानी एल बाई आर का जो हमारा यूनिट होगा और टाइम का होगा सेकेंड का होगा। इतना बात में किसी कोई दिक्कत, बोलो। नो सर। ठीक है, तो अगर हमें करंट मिल गया तो क्या हम ईएमएफ के क्रॉस इंडक्टर के क्रॉस ईएमएफ बता सकते हैं, ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर एट एनी टाइम बता सकते हैं। ईएमएफ क्या था, एल डी आई बाई डी टी था ना, तो यहाँ से हमें तो आई मिल रहा है आई नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस आर बाई एल इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस आर बाई एल टी, ये मिलेगा। ध्यान से देखो एल एल कट जाएगा, यहाँ से आई नॉट इंटू आर बचेगा जो वी नॉट होता है, तो ईएमएफ हमें मिल रहा है ई नॉट इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एल आर बाई एल। क्लियर है, यानी किसी टाइम पे हम पोटेंशियल इंडक्टर के क्रॉस बता सकते हैं इस इक्वेशन से। ध्यान करंट का रखना है, ई का तो हम लोग ऐसे ही निकाल देंगे। क्लियर है, और वही अगर हमें बोला जाए पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर बताओ, तो रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, आई इंटू आर होता है, तो आई इंटू आर कर लेंगे, तो आई नॉट इंटू आर 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी रहेगा। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये जो भी वी नॉट था, ये भी वी नॉट था, तो वी नॉट ही यूज करो, 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, यही होगा।
वी नॉट जो बोल रहे हैं वो बैटरी का जो भी हम यूज कर रहे हैं उसका मैक्सिमम पोटेंशियल है। तो हम यहाँ से पोटेंशियल निकाल सकते हैं, करंट निकल गया है तो। किसी कोई दिक्कत इतना में? बोलो बोलो। सर वो ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर कैसे निकालें सर, एक बार फिर से ये बता दीजिए। ये यस क्या सर। होता है? एल डी आई बाई डी टी होता है। यस सर। एल तो हम एल रख लिए, आई ये है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा डी आई बाई डी टी। यस ध्यान से सर। देखो, तो वही रखे हैं, फिर सॉल्व कर लिया। जीरो है तो कोई मतलब है नहीं, तो एल से एल कट गया। आई नॉट इंटू आर क्या होता है? वी नॉट। ये मैक्सिमम पोटेंशियल जो होता वही होता। ठीक है, तो यस सर। इसीलिए बस। कोई दिक्कत अभी तक? नो सर। ठीक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस बिहेवियर इंडक्टर। याद करो हम लोग कैपेसिटर में भी इंस्टेंटेनियस बिहेवियर देखे थे, यानी कि इनिशियली क्या करे, कैसा बिहेव करेगा, और एट टी इक्वल टू बहुत लंबे समय के बाद क्या बिहेव करेगा। तो कैपेसिटर में हम लोगों ने देखा था कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो उस समय वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, और जब स्टेडी स्टेट आ जाता है बहुत लंबे समय के बाद, उसमें मैक्सिमम चार्ज जब आ जाता है तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। याद है? तो वैसे ही इसमें भी कुछ होगा। क्या होगा? तो हमने देखा ईएमएफ जो है ई नॉट टी रेज टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो अगर टी जीरो है तो ईएमएफ कितना है? ये इंडक्टर एल लिख रहे हैं, क्या आएगा बताओ? ई नॉट आएगा। टी को जीरो रखेंगे तो ई रेज टू पावर जीरो वन हो जाएगा, तो ई नॉट मिलेगा। वही अगर टी को इनफाइनाइट रखे तो हमें जो दिख रहा है ई एल, ये दिख रहा है ई नॉट बाई ई रेज टू पावर इनफाइनाइट, यानी कि हमें ई नॉट बाई इंफिनिटी दिखेगा, यानी कि ये जीरो मिलेगा। क्लियर है? यहाँ पे ई नॉट जो है वी नॉट के बराबर है, यानी कि जो बैटरी का था उसे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जब इंडक्टर में स्विच को ऑन कर रहे हैं, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट कि अगर एट टी इक्वल टू जीरो की बात की जा रही है, उस समय अगर हमारे सर्किट में जैसे कैसे रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टर है, ये हमारा सर्किट है, ये है, अगर हम इसे हम जस्ट ऑन कर रहे हैं टी इक्वल टू जीरो पे, तो ये सर्किट हमें ऐसा दिखेगा कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये जो ईएमएफ है इसको अपोज करेगा, और ये अगर वी नॉट है तो ये भी वी नॉट ही है, ये रेजिस्टेंस आर है, यानी कि इस सर्किट में जो करंट है वो हमें दिख रहा है कि जीरो है। दिख रहा है क्योंकि ये दोनों वी नॉट आपस में कैंसिल कर जाएगा, यानी कि जो सर्किट है वो हमें ऐसा दिखेगा कि इसमें करंट है ही नहीं। करंट जब नहीं है तो हमें दिखेगा कि ये जो है ओपन सर्किट। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं कि अगर इनिशियली बोला जाए कि टी इक्वल टू जीरो पे, तो जहां जहां इंडक्टर लगा होगा वहां वहां हम ओपन सर्किट कर देंगे। क्लियर है? इतना बात में दिक्कत? बोलो। लंबे समय के बाद क्या होगा बताओ? ईएमएफ जीरो हो जा रहा था।
ठीक है, तो ये सर्किट हमें ऐसा बिहेव होता हुआ दिखेगा कि लॉन्ग टाइम के बाद कि इसके अक्रॉस इसका पोटेंशियल 0 हो गया, इसमें का बैटरी वी नॉट है, ये आर है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल वी नॉट दिख रहा होगा, यानी कि इसमें जो करंट बहेगा आई इजकल टू वी नॉट बाई आर, यानी कि आई नॉट मैक्सिमम करंट बह रहा है। मैक्सिमम करंट है, यानी कि ये अपना स्टेडी स्टेट में पहुंच चुका है। स्टेडी स्टेट का कंडीशन पहुंच चुका है, सैचुरेशन पहुंच चुका है। तो इस केस में ये जो हमारा इंडक्टर है, ये बस एक कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं, ये जो सर्किट है ये हमारा ऐसा बिहेव करेगा कि इस इंडक्टर की जगह बस एक वायर से कनेक्टेड है, यानी कि हमें शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है कि अगर हम इंडक्टर को t इक्वल टू 0 पे देखेंगे तो ओपन सर्किट, t इक्वल टू इंफिनिटी पे शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, इतना में किसी को दिक्कत? तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ऐसा दे रखा है कि एक इंडक्टर है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक बैटरी है, इसे ऐसा स्विच से कनेक्ट किए हैं। इंडक्टर है 10 हेनरी, रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये पोटेंशियल है 10 वोल्ट। बोल रहा है हाउ लॉन्ग, यानी समय पूछ रहा है, विल इट टेक फॉर एनर्जी टू रीच 1/4 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एनर्जी किसका? तो इंडक्टर का। इंडक्टर का एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू का 1/4 पहुंचने में कितना समय लगेगा? ठीक है, एनर्जी मैक्सिमम की अगर हम बात करें टोटल का, तो ये हाफ L इंटू आई नॉट स्क्वायर होगा, यानी कि मैक्सिमम करंट। हो गया। बोलो। अब बोल रहा है यू फाइनल, ये यू इनिशियल टोटल का है। यू फाइनल जो बोल रहा है 1/4 ऑफ यू टोटल है, यानी कि 1/4 इंटू 1/2 L आई नॉट स्क्वायर है। ठीक है, किसके बराबर होगा? तो 1/2 Li स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से हमें 1/2 Li 1/2 Li कट गया, तो आई इक्वल टू दिख रहा है आई नॉट बाई 2, यानी करंट कितना हो? आई नॉट बाई 2 हो गया हो। आई नॉट बाई 2 हो गया है, यानी कि हमें टाइम पूछ रहा है, तो हम जानते हैं आई इक्वल टू होता है आई नॉट 1 माइनस सी रेज़ टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। आई जो है आई नॉट बाई 2 है, तो आई नॉट बाई 2 रख लिए, आई नॉट 1 माइनस सी रेज़ टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। आई नॉट से आई नॉट गया,
यहाँ से हमें दिख रहा है कि ई रेस टू पावर माइनस आर, आर जो है 2 था, 2/10t इजकल टू 1 - 1/2 1/2। दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग ले लेंगे तो इधर हमें मिलेगा -2/10t इजकल टू ln 1/2, जिसे हम लिख सकते हैं -ln2। तो माइनस माइनस कट गया, t इजकल टू 5ln2 दिख रहा है। log 2 का वैल्यू 0.693 होता है, उसे हम पुट करके फाइंड भी कर सकते हैं। किसी को दिक्कत? बोलो। नो सर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल दिए रहेंगे फॉर्मूला बेस्ड, उसे कर लेना है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड और एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर है डीके ऑफ करंट, यानी कि अगर हम एक बार इंडक्टर को पूरी तरीके से चार्ज कर दें, रेजिस्टेंस के क्रॉस लगाते हैं, तो उसमें करंट कैसे घटता है, यानी कि उसका एनर्जी जो है कैसे घटेगा, उन सब चीजों पे बात करेंगे। और वो हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग का इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक बचेगा, वो है एलसी ऑसिलेशन। कि हम जानते हैं कि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एनर्जी स्टोर करते हैं। तो अगर हम लोग एनर्जी देंगे कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर, तो ऐसा एनर्जी जो है ऑसिलेट करते रहता है। तो उस चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हमारा ईएमआई खत्म हो जाएगा, और ईएमआई खत्म होगा तो उसके बाद फिर एसी शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर तो सर आज इतना ही रहने देते हैं। हाँ सर इस चैप्टर का रीडिंग कर सकते हैं एचसी वर्मा से, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो हाँ रहा है समझने में। हाँ, पढ़ लो। ठीक है। ठीक है, नोट्स एक बार देखो, उसके बाद उसको पढ़ लो, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यस जहाँ दिक्कत है उसे पूछ सकते हो। ठीक है, सर, एक बार में समझ नहीं आ रहा ये चैप्टर, 2-3 बार पढ़ते हैं तो हो जा रहा है। हाँ मतलब थोड़ा लिंक है पीछे का, अगर कुछ नहीं याद है, भूल गए हो, होता है स्टूडेंट में कि हाँ सब चीज याद रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, मेरा ही है, एक ही चीज 3 बार 4 बार हर साल पढ़ा रहे हैं तो याद हो गया। ठीक है, तो वैसे ही 2-3 बार करोगे तो तुमको भी याद हो जाएगा। ठीक है, यस सर। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू।